जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। बहुजन समाज के भीतर अभी चारों ओर चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी की रैली की चर्चा है, जो कि 11 सितंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में। अगर भीड़ की दृष्टि से देखा जाए, लोगों की जुटान की दृष्टि से देखा जाए, तो यह रैली सफल मानी जाएगी, क्योंकि मैं भी वहां मौजूद था। और जिस तरीके से देश भर से आए लोगों का हुजूम एक उमड़ा था चंद्रशेखर के पक्ष में, वो निश्चित तौर पे चंद्रशेखर के लिए एक उत्साहजनक बात है। लेकिन क्या इस रैली के मायने क्या है? दरअसल चंद्रशेखर इस रैली के जरिए कहना क्या चाहते थे? इन तमाम सवालों के हम जवाब तो लेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक, सोशल एक्टिविस्ट सतीश प्रकाश जी। डॉक्टर सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो सर, क्या अब यह माना जाए कि इस रैली के बाद कि चंद्रशेखर आजाद बड़ी राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार हैं? कैसे देख रहे हैं आप इसको? दास साहब, चंद्रशेखर जी एक राजनीतिक दल चलाते हैं। हम्म। और एक राजनीतिक दल के नजरिए से निश्चित रूप से कोई भी दल अगर कोई रैली करता है तो उसका बेनिफिट उसको निश्चित रूप से मिलता है। हम्म। लेकिन एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए दलित एक्टिविस्ट, मुझे जो नजर आता है कि इस देश के जो हालात हैं हम्म। अभी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह से आरक्षण के अंदर वर्गीकरण किया, हम्म। केंद्र सरकार के लगभग 28 लाख पद इसलिए खाली हैं कि वहां हम्म। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के बहुत सारे लोग आरक्षण से भर्ती होते हैं। सरकार का नजरिया कोई बहुत बेहतर नहीं है इन वर्गों के प्रति। उत्तर हम्म। प्रदेश में अगर आप देखते हैं, 69,000 हम्म। शिक्षकों की भर्ती आदरणीय योगी जी करते हैं। और बड़ी हम्म। चालाकी के साथ लगभग 20,000 पद पिछड़े हम्म। और दलितों के, वो कहीं ना कहीं उनको उनको दूसरे जो स्वर्ण लोगों हैं उनसे भर देते हैं। वो तो हम्म। भला रहा कि माननीय हाईकोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगाई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार उसको उसे भरने की स्थिति में इस तरह से नहीं है। तो और दूसरी बात, अगर हम विपक्षी दल के राहुल गांधी जी को देखें, अमेरिका की हम्म। धरती के ऊपर उन्होंने आरक्षण के ऊपर वो जाने अनजाने ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम्म। पहली बार भारत में किसी लीडर के मुंह से आरक्षण खत्म करने जैसे शब्दों के ऊपर भी चर्चा हुई। तो हम्म। ऐसे हालात में अगर कोई भी दल, क्योंकि आप हम्म। देखेंगे अभी पिछले महीने की 21 तारीख को बहुजन समाज पार्टी ने और बाकी तमाम दलों ने, और हम्म। चूंकि बहुजन समाज पार्टी इसलिए कह रहा हूं कि वहां उनके तमाम सारे स्टेट में उनकी यूनिट एक तैयार है। पूरे देश में हम्म। बहुजन समाज पार्टी एक प्रमुख दल के रूप में विद्यमान है। और समर्थन जिस दिया तरह था से उसके उसने रैली कार्यकर्ता को। हाँ, उस भारत बंद को सफल बनाने में उनका भी बहुत बड़ा रोल है। और हम्म। सभी दलों का जो जो भी दलितों के जो संगठन है उसमें पिछड़ों के भी कुछ दल हैं। जैसे आपको हम्म। बिहार में देखेंगे, वहां लालू प्रसाद यादव जी के बेटे जो है हम्म। वो एक अच्छी काफी तादाद जी में जी। आए। तो इन हालात में अगर कोई भी व्यक्ति जो हम्म। दलित समाज से या बहुजन समाज से आता है, हम्म। अगर अगर आरक्षण के वर्गीकरण या हम्म। आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, या हम्म। जो पद खाली है उनके ऊपर नियुक्ति हो, या इस भारत में जातीय जनगणना हो, इन हम्म। सामाजिक मुद्दों के हम्म। ऊपर अगर कोई रैली करता है, निश्चित रूप से वह व्यक्ति बधाई का पात्र है। लेकिन अब हम्म। सवाल यह होगा कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें। हम हम्म। ऐसी स्थिति में इस देश का दलित क्या करें। अभी ये सितंबर का महीना चल रहा है, और इस जी। सितंबर के महीना हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि 24 सितंबर 1932 को बाबा बिल्कुल। साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में एक पूना पैक्ट हुआ। अब हम्म। चूंकि राहुल गांधी और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने ये शुरुआत कर ही दी है कि आरक्षण को खत्म करने की अगर चर्चा हुई है, तो यहां मैं हम्म। आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जब हम्म। ये पूना पैक्ट हुआ तो उसके 4 दिन बाद बाबा साहब जी ने बड़े दुखी मन से ये इस देश के दलितों से ये अपील करी थी कि हम्म। मेरी मजबूरी रही, जिन 3 गोल सम्मेलन के अंदर मैं इस देश के दलितों के लिए 2 वोट का अधिकार लेकर के आया, आज मैं हम्म। मजबूरी में ये समझौता कर रहा हूं। उन दो हम्म। वोट के बदले में बाकायदा गांधी जी और जो पैक्ट हुआ है वो आरक्षण हम्म। मिला। तो अगर जी। आज भारत में आरक्षण के ऊपर चर्चा हो रही है, उसको खत्म करने के ऊपर चर्चा हो रही है, उसकी हम्म। लिमिटेशंस के ऊपर चर्चा हो रही है, तो हम्म। आज इस देश के दलितों को, जो चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, चाहे वो सामाजिक लोग हों, बाबा हम्म। साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उन्हीं कथनों को आगे बढ़ाना चाहिए कि हम्म। ठीक है, आप आरक्षण खत्म कीजिए और हम अब 2 वोट का अधिकार लेकर के रहेंगे। हम्म। देखिए, दोनों चीजें, मेरा मानना यह है कि कभी भी हमको हमेशा आक्रामक होकर के ही पॉलिटिकल पार्टी करें।
अब ये हम्म, समय आ गया है कि इस देश के दलितों को, इस देश की, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उन दलों से ये मांग करनी चाहिए कि इस हम्म, देश में अगर सरकारी संस्थानों का निजीकरण हो सकता है तो हम्म। निजीकरण के अंदर भी आपको आरक्षण देना ही पड़ेगा। मतलब ये अगर इस देश में, तमाम सवाल भी जोड़ने चाहिए थे, आपको ये लग रहा है? ठीक है। जी अच्छा, देखिए, अभी तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा में गठबंधन का भी ऐलान कर दिया है चंद्रशेखर आजाद ने। तो क्या यह अपनी ताकत दिखाने के लिए बुलाई गई रैली ज्यादा नहीं लगती? नहीं, कोई भी दल, अगर कोई राजनीतिक दल अगर हम्म, कोई रैली बनाता है तो निश्चित रूप से उसके पक्ष में एक माहौल बनता है। कल की हम्म, अगर रैली देखें तो सोशल मीडिया के ऊपर लगभग लगभग हर व्यक्ति इसकी चर्चा कर रहा था। कोई भी हम्म, दल, चाहे वो महाअघाड़ी हो, चाहे वो प्रकाश राव अंबेडकर, चाहे महाराष्ट्र में कोई दल हम्म, चलाते हैं, या हम्म, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के रूप में दो पार्टी आपके मौजूद है, चाहे कोई हम्म, आदिवासियों की पार्टी हो। मैं हम्म, ये कहना चाहता हूं कि ऐसे समय में जब इस देश का दलित अपने आप को ठगावा महसूस कर रहा है, अपने आप को कहीं हम्म, ना कहीं एक कमजोर महसूस कर रहा है, क्योंकि हम्म, आरक्षण के ऊपर जो हमले जिस तरीके से रोज बाय रोज हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर रैली बनाती है, सरकार के हम्म, ऊपर दबाव डालती है, तो हम्म, निश्चित रूप से उसका लाभ इस देश के दलितों को मिलेगा। एक चीज और हम्म, कह दूं कि देखिए, इसमें यहां एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। हम्म, मेरा तमाम देश के दलित जो लीडर्स हैं या जो भी हम्म, पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, हम्म, उनको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आगामी जो भारत बंद है, वो हम्म, जब भी लोकसभा का सेशन होगा, उस लोकसभा के सेशन के पहले हफ्ते के पिछले दिन इस देश के दलितों ने एक भारत बंद की अपील करी है। तो इसमें हम्म, कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक अलग दल चलाता हूं तो मैं कोई अलग अलग डेट डिक्लेयर करूंगा या सरकार के हम्म, ऊपर कुछ अलग तरीके से जो है दबाव डालूंगा। ऐसे हम्म, समय में तमाम लोगों को इकट्ठा होकर के हम्म, राजनीतिक लड़ाई चलती रहेगी। हम्म, राजनीतिक जो हार जीत है वो एक दिन में खत्म नहीं होती। चूंकि हम्म, ऐसे समय में समाज को ऐसे लोगों की आवश्यकता है, तमाम उन सोशल वर्कर की जरूरत है, तमाम उन जी, बुद्धिजीवी लोगों की जरूरत है, जी, तमाम वे लोग जो अलग अलग सेक्टर में जाकर के काम कर रहे हैं, उनको हम्म, सबको आगे आना चाहिए। जी। जी हाँ, आज सतीश जी, इस रैली में देश भर से समर्थक पहुंचे थे, अलग अलग राज्यों से समर्थन पहुंचे थे। लेकिन जब राजनीतिक लड़ाई होती है तो राज्यों के भीतर होती है, और उस पर्टिकुलर राज्य में, क्योंकि समर्थन देने के लिए आपको रैली में तो तमाम देश से लोग आ जाएंगे, लेकिन जो वोटर होता है उस प्रदेश का ही होता है, स्थानीय होता है। उस लेवल पे चंद्रशेखर के सामने अभी कितनी बड़ी चुनौती है राज्यों में इतना इतनी इतने भीड़ जुटाने की और इतना समर्थन हासिल करने की। आपको क्या लग रहा है, राज्यों के स्तर पे भी वो सफल हो पाएंगे अभी? मनुवादियों ने बहुजनों के इतिहास को, उनके नायकों को मिटा देने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अम्बेडकरवादियों ने तमाम मुश्किलों को सहकर उसे जिंदा रखा। बहुजन कैलेंडर 2025 के जरिए हमने भी बहुजनों के संघर्ष और इतिहास को सहेजने का काम किया है, क्योंकि कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते, इतिहास भी बताते हैं। तो आज ही ऑर्डर करिए 2025 का बहुजन कैलेंडर। बुकिंग शुरू है। ऑर्डर देने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9711 666 056 पर मैसेज करें या dalitdastak@gmail.com पर ईमेल करें। नहीं नहीं, देखिए देखिए, समय बताएगा, अभी भविष्य बताएगा। मेरा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि चंद्रशेखर जी को लेकर के वो भी एक इस समाज के एक लीडर है, उस हम्म, समाज की एक ऊर्जा है, निश्चित रूप से किसी को कोसना नहीं चाहिए। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि अक्सर आमतौर पे भारत के में अगर आप विरासत की पॉलिटिक्स देखेंगे तो वो हम्म, तमाम दलों में आपको नजर आती है, वो बीजेपी में हम्म, भी नजर आती है, वो कांग्रेस में भी नजर आती है। और भारत में पॉलिटिकल पार्टियों को चलाने वाले या पॉलिटिकल पार्टी में आने वाले लोग वो राजा महाराजा हैं, वो हम्म, जमींदारी प्रथा की भी उपज थे। तो ऐसी हम्म, स्थिति में विरासत की पॉलिटिक्स कोई दलित संभालेगा? मुझे ऐसा लगता है कि भारत के जो दलित मूवमेंट है, उस दलित हम्म, मूवमेंट में कोई भी विरासत की पॉलिटिक्स नहीं है। नहीं, दलित पॉलिटिक्स को अगर आप सेल्फ देखते मेड है, हैं तो वहां बिल्कुल। सड़क के रास्ते ही एक रास्ता बनता है। देखिए, हम्म, एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से तो बड़ी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। लेकिन हम्म, अगर आप पॉलिटिकली अगर देखेंगे तो पॉलिटिकली अगर उनके पोते श्री प्रकाश राव अंबेडकर जी अगर कोई दल चलाते हैं, तो हम्म, वहां भी दलित ये उम्मीद करते हैं कि उनका जो रास्ता होगा वो रास्ता हम्म, कहीं ना कहीं सड़क के रास्ते से होगा। तो जी, निश्चित रूप से दलितों का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक आंदोलन हो, जो आंदोलन सड़क के रास्ते से आएगा, हम्म, संघर्ष के रास्ते से आएगा, उसके लिए हम्म। कहीं ना कहीं दरवाजे खुले हैं। जी जी, सतीश जी, हाँ, निश्चित तौर पे रैली में जो एक युवाओं का जुटान था वो काफी शानदार था।
चंद्रशेखर ने लंबा चौड़ा भाषण दिया, तमाम जिक्र किया, उन्होंने अपने विदेश दौरों का जिक्र किया, वहां लोगों की जैसे जिंदगी है वैसे जिंदगी भारत के वंचितों को मिले उसका उसकी बात की। लेकिन इस बीच में एक मुद्दा उन्होंने ईडब्ल्यूएस का भी छेड़ा। ईडब्ल्यूएस का जिक्र करते हुए उन्होंने इशारे इशारों में कहीं ना कहीं बीएसपी और बीएसपी सुप्रीमो जो बहन जी हैं मायावती जी, उन पर सवाल उठाया कि उस समय अगर ये लोग उसके विरोध में उतरते तो ज्यादा अच्छा था, ये आज ऐसे नौबत नहीं आने देती। तो सीधे इशारों में ही बहन जी पर हमला कर, ये क्या दिखाता है? नहीं, देखिए, एक बात को लेकर के मैं जितना भी मेरा पॉलिटिकल समझ है, मेरी अपनी भी एक व्यक्तिगत राय भी, हम्म। और जो मुझे बुरा लगता कि भारत में तमाम दलों में काम करने वाले लोग जो अलग अलग जातियों समूह से आते हैं, अलग हम्म। अलग वर्गों से आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, वो एक हम्म। दूसरे के शादी ब्याह के फंक्शन में, एक दूसरे के फंक्शन में, सामाजिक मंचों को वो बड़े आराम से शेयर कर लेते हैं। लेकिन बड़ा हम्म। दुर्भाग्य रहा कि दलित मूवमेंट को चलाने वाले अलग अलग दलों के लीडर किसी एक हम्म। सामाजिक मंच पे नहीं खड़े हो सकते। मैं फिर हम्म। ये कहूंगा कि पिछली बार हमने एक छोटी सी शुरुआत की थी, जब हम्म। 24 सितंबर को जो है, जो घटना घटी वो पूना पैक्ट, उसके 28 हम्म। सितंबर को हमने पहला दलित गोलमेज सम्मेलन लोकल हम्म। स्तर के ऊपर बुलाया। और उस हम्म। लोकल स्तर के अंदर हमने हमने एक परिकल्पना करी कि हम्म। क्या भारत में कोई दलित गोलमेज सम्मेलन भी हो सकता है, जहां हम्म। तमाम दलों के पॉलिटिकल लोग बैठ करके एक गोलमेज के ऊपर, हम्म। गोलमेज इसलिए कि कोई छोटा बड़ा ना हो, क्या हम्म। ऐसी चर्चा हो सकती है? तो मेरा कहना यह है कि हम, चाहे वो पासवान जी की पार्टी को देखते हैं या हम्म। और लोगों को, हमको एक दूसरे के ऊपर तंज नहीं कसना चाहिए। मैं हम्म। एक व्यक्तिगत बात आपको बता दूं, जब ये ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू हुआ, तो मैं बेसिकली यहां से मेरठ से डिबेट करने के लिए नोएडा जाता था। तो जब मैं लगभग मुरादनगर के आसपास, मुद्दा कुछ और था, 2 बजे के हम्म। आसपास का एक समय है, और ये हम्म। कैबिनेट का एक डिसीजन था। कैबिनेट जी। ने आनंद फानंद में डिसीजन लिया कि जो गरीब सेक्शन के लोग हैं, हम्म। स्पेशली सामान्य जाति के लोग, तो उनके हम्म। ऊपर उनका ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया। तो उसने हम्म। कहा कि आप कहाँ हैं? हम्म। मैं आपको दास साहब बिल्कुल सच सच बताता हूं कि हम्म। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इसके ऊपर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं थी, चाहे वो हम्म। कांग्रेस है, चाहे समाजवादी पार्टी है, इस देश में कोई भी दल, सब लोगों ने हम्म। अपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं पीछे बुलाया। क्योंकि हम्म। मैं आपको प्रो बीएसपी जरूर देखता हूं, बीएसपी की बात भी करता हूं, दलित मूवमेंट की भी बात करता हूं। मैं इंडिया टीवी पे सबसे पहली बार वहां बैठा और मैंने ये हम्म। कहा, देखिए, ये मान्यवर काशीराम जी ने भी ये कहा था कि हम्म। सवर्णों के आरक्षण हो, लेकिन वो कितना हो, 10% ना हो, वो पंद्रह हम्म। परसेंट होना चाहिए। तो वहां हम्म। मैंने बड़ी साफगोई के साथ ये कहा कि अब वो समय आ गया है कि हम्म। तमाम जो स्वर्ण जाति की जो 15% आबादी है, उनको हम्म। तमाम, जो आप उसको ईडब्ल्यूएस के नाम पे दे या जात के नाम पे दे या स्वर्णों के नाम पे दे, उस तमाम हम्म। आबादी को आप 15% आरक्षण दे करके उसको आरक्षण के दायरे में लाइए। बाकी जो हम्म। 85% आबादी है, चाहे वो पिछड़ों की हो, दलितों की, उनका हम फैसला कर लेंगे। तो ये इस तरह की बातें मेरे हिसाब से तो शायद नहीं होनी चाहिए। जी। हाँ, तो अभी जो देखिए, निश्चित तौर पे जो आजाद समाज पार्टी के साथ समर्थक जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं बीएसपी से टूट के आए हुए समर्थक है। खुद चंद्रशेखर भी कहते रहे हैं कि बहन जी नेता है उनकी, और एक वक्त में वही वोटर रहे हैं बीएसपी के। तो क्या अब जिस तरीके से वो तेज गति से बढ़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव जीता उन्होंने अपने दम पे कहीं ना कहीं, हरियाणा में उन्होंने समझौते के तहत वो चुनाव मैदान में है, तो क्या बसपा की विरासत को हथियाते हुए दिख रहे हैं? देखिए, हत्याते शब्द का तो मैं प्रयोग नहीं करूंगा। देखिए, हम्म। एक एक बात आपको माननी पड़ेगी, ये मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन भी हो सकता है, हम्म। क्योंकि व्यक्तिगत आकलन इसलिए है कि ये प्रूव है कि थोड़ा सा हम्म। मेरा झुकाव इधर से इधर कहीं भी हो सकता ठीक है। है। लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी कि हम्म। समाज से ऊपर कोई लीडर नहीं हो सकता। हम्म। समाज की मनोस्थिति के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। हम्म। सोसाइटी क्या चाहती है? अगर हम्म। अगर चंद्रशेखर जी को ये लगता है कि उनका समाज ऐसा उनके लिए एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बना करके उनको आगे बढ़ा सकता है, तो निश्चित रूप से उनको ये भी काम करना चाहिए। रही हम्म। बहुजन समाज पार्टी की बात, तो एक बात मैं आपको जरूर रखना पड़ेगा कि ये समय बदल गया, यहाँ स्ट्रेटेजी बदल गई है। माननीय हम्म। काशीराम जी ने जो बातें अब से 20 साल पहले कही हैं, आज हम्म। आपका वोटर का बिहेवियर चेंज हो रहा है। ये हम्म। बहुजन समाज पार्टी के लिए भी कहना है, और आजाद समाज पार्टी के लिए भी कहना है, प्रकाश राव हम्म। अंबेडकर जी के लिए भी कहना है, और हम्म। दक्षिण के उन तमाम दलों के लिए कहना है। इन हम्म। बदली हुए हालात में आपको आधुनिक तरीके से, आधुनिक सोच के साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हम्म। अगर हम दक्षिण में बात करते हैं,
तो दक्षिण में हम उन दक्षिण जो बहुजनों के द्वारा, जो पिछड़ों के द्वारा चलाए गए जो दल हैं, उनमें पेरियार ढूंढते हैं, लेकिन अब वो पेरियार नहीं है, अब वो पिछड़ी जातियों के भी आरक्षण के विरोध हो रहे हैं। तो ये समय बदल चुका है। इन बदली हुई परिस्थितियों में तमाम दलों को कहीं ना कहीं नई नई टेक्नोलॉजी को उपयोग करना चाहिए। संचार के जो भी साधन है, चाहे वो टीवी चैनल है, चाहे सोशल मीडिया है, आपकी बातें भी कहीं ना कहीं जानी चाहिए और रोज आधुनिकता के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। उन सारे जी जी जी। अच्छा, तो अगर आने वाले दिनों की बात करें, एक तो फेस था चंद्रशेखर के लिए, आजाद समाज पार्टी के लिए, कि वो लोकसभा चुनाव जीतते हैं। पहली बार चुनाव मैदान में थे, दमखम के साथ अकेले, उस पर नजर थी, वो लड़ाई उन्होंने जीत ली है। उसके बाद रैली पार्लियामेंट में भी उनका कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्हें सवाल उठाए, वो भी काफी लोगों को कनेक्ट किया उन सवालों ने। आने वाले दिनों में अभी चंद्रशेखर और आजाद समाज पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, जो उनको एक नेता के तौर पे गंभीरता से स्थापित कर पाएगी? नहीं, देखिए, अगर आपकी लड़ाई दलित वर्सेस दलित रहेगी तो शायद ये लड़ाई कोई बहुत लंबी नहीं हो, क्योंकि देखिए, सांसद बनने की उनको बधाई है, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि सांसद बनना ही इतना महत्वपूर्ण नहीं है। भारत में लगभग 130-131 सांसद हर वक्त काम करते हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों या आपके लोकसभा के हों। तो ऐसी स्थिति में मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन ये है कि ये लड़ाई दलित वर्सेस दलित नहीं होनी चाहिए, या दलितों के दल विशेष या दलितों के दल विशेष के बीच में नहीं होनी चाहिए। ये लड़ाई सामाजिक मूवमेंट के थ्रू होनी चाहिए। अगर कोई सामाजिक अत्याचार होता है, आपको लगता है कि दलितों के राइट्स के ऊपर कोई प्रहार हो रहा है या सरकार दबाव में नहीं आ पा रही, तो मुझे लगता है कि एक सामूहिक लड़ाई के तौर पर ही रहना चाहिए। भारत का संविधान ये परमिशन हर किसी को देता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में वोटर हो, वो एक दल भी खड़ा कर सकता है, वो चुनाव भी लड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में किसी एक के ऊपर आप ये तो आक्षेप नहीं लगा सकते। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। चंद्रशेखर जी भी हमारे अपने समाज के व्यक्ति है। जब सामाजिक मूवमेंट रहा तो ये भी एक सच है कि जब उनके ऊपर समय खराब आया तो तमाम देश के, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता था या कोई भी व्यक्ति था, उनके कंधे से कंधे मिलाकर के उनके साथ खड़ा रहा, उनके परिवार के साथ खड़ा रहा। लेकिन ऐसी स्थिति में मेरा मानना यह है कि ये लड़ाई दलित वर्सेस दलित नहीं होनी चाहिए। ये लड़ाई कहीं ना कहीं दलितों के अधिकार वर्सेस सरकार जो है, ये रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही सतीश जी आपने कि इस लड़ाई को ये दिखाना होगा कि जो दलितों के अधिकार हैं, हक हैं, वो कैसे मिले, उस पर फोकस करना पड़ेगा सामने, चाहे जो हो। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। तो ये तमाम बातें कहीं ना कहीं साफ है कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद के सामने, आजाद समाज पार्टी के सामने कई और चुनौतियां बाकी हैं। फिलहाल जो 11 सितंबर को रैली हुई, और सतीश जी इंटरेस्टिंग बात है, मैं अमर उजाला लेता हूँ और अखबार अखबार कुछ, वहां पे रैली की कोई एक लाइन भी कोई खबर है नहीं। तो मान्यवर के वक्त में जो ब्लैक लिस्टेड करती थी मीडिया, वो भी यहाँ है, लेकिन आज के वक्त में जो सोशल मूवमेंट है और तमाम लोग काम कर रहे हैं, वो किसी अखबार और किसी चैनल के मोहताज नहीं है। उनकी अपनी आवाज है, उनके साथ जुड़े हुए लोगों की आवाज है, और बहुजन मूवमेंट में भी तमाम लोग जो है पत्रकारिता कर रहे हैं, उन सवालों को, उन आवाजों को पाठकों तक, दर्शकों तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। जय हिंद सर। तो देखते रहिए दिल्ली दस्तक, और देखते हैं कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी की राजनीतिक चाल क्या हो। जय।